डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद शराज अमीन है। एमएससी मैथमेटिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी से की हुई है मैंने, और बीपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स रिटर्न और इंटरव्यू दोनों क्वालिफाई किया हुआ है मैंने। यूट्यूब पे मैंने चैनल बनाया था, और जैसा कि आपको बताया था कि इस चैनल का मकसद ये है कि अभी 9th 10th ने पेपर देने जाना है, तो कम से कम उनको वो चैप्टर्स और इतने चैप्टर रिवाइज करवा दिए जाएं जिससे ना सिर्फ वो पास हो जाएं बल्कि उनके अच्छे मार्क्स भी आ जाएं। और मेरी कोशिश यहाँ पे यही रही है कि एक लेक्चर के अंदर कम से कम मैं इतना मटेरियल अपलोड कर दूँ कि आप लोगों का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। तो लेक्चर को पूरा देखिएगा, एंड तक सुनिएगा। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का टॉपिक है। 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है बेसिक स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जो है एक चैप्टर 10th क्लास में स्टूडेंट्स के लिए शामिल किया गया है। तो ये चैप्टर इंतहाई आसान है। अगर मैं आपको बताऊं तो सारी किताब में से चैप्टर नंबर 5 के बाद जो मुझे आसान चैप्टर लगता है तो वो यही चैप्टर है, लेकिन स्टूडेंट को ये चैप्टर बड़ा मुश्किल लगता है। उसकी दो रीज़न्स हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब बुक में जो पोर्शन शामिल किया गया है वो बेसिकली फर्स्ट ईयर स्टैट का पोर्शन है। यानी अगर हम बुक को फॉलो करें और बुक को सारे सवालों को अटेम्प्ट करें और उनके ग्रुप्ड अनग्रुप्ड और उनके जितने भी फार्मूले हैं उन सबको कवर करें, तो ये तो हमारी 70% एफ एस सी पार्ट 1 की स्टैट बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि जो चीज़ें हमारा लिंक्ड है, जिन चीज़ों को हमने करना है और जो चीज़ें हमें पेपर में आनी है, मैं सिर्फ आपसे वो डिस्कस करूँ, शॉर्ट के हवाले से भी और लॉन्ग के हवाले से भी। आप इस वीडियो को पूरा देखें, यकीन रखें कि जो भी आपके डाउट्स हैं इस चैप्टर के अंदर या इस चैप्टर को लेके जो आपके फियर हैं, एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लें, आपके वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है इस बात का। देखिए, हम यहाँ पे दो चीज़ें डिस्कस में पहले कर लूँ। यहाँ पे जो है आपको लिखा नज़र तो नहीं आ रहा। डाटा के हवाले से, डाटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होती है, कलेक्शन होती है कुछ ऑब्जेक्ट्स की। तो अब डाटा दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड होता है। डाटा के दो पार्ट होते हैं। पार्ट नंबर 1 है अनग्रुप्ड डाटा और पार्ट नंबर 2 है ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप्ड डाटा स्टैटिक्स को समझने से पहले बहुत ज़रूरी है आपको पता हो कि ग्रुप्ड डाटा क्या होता है और अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है। ग्रुप्ड डाटा को आप उर्दू में ग्रोही मवाद भी कह सकते हैं और अनग्रुप्ड डाटा को गैर ग्रोही मवाद भी। तो अनग्रुप्ड डाटा हमारे पास एक ऐसा डाटा होता है जिसमें हमें एक्स की वैल्यू जो गिवन हो, फ्रीक्वेंसीज ना दी जाए। फ्रीक्वेंसीज ना दी जाए, मैं आपको बता रहा हूँ। अनग्रुप्ड का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता। कुछ बच्चों के जहन में ये ख्याल आ रहा होता है कि जी जो टेबल बना आ जाए तो वो टेबल में हमारे पास ग्रुप्ड डाटा होता है। कुछ बच्चों ने इस तरह से जहन में एक बात बिठाई होती है, लेकिन याद रखें यहाँ पे अगर वो सिर्फ नंबरिंग दे रहा है और नीचे आपको इस कॉलम के अंदर, यानी यहाँ पे आपको इस कॉलम के अंदर वो एक्स की वैल्यूज़ दे रहा है, तो ऐसा डाटा हमारे पास ग्रुप्ड नहीं, अनग्रुप्ड डाटा होगा। ग्रुप्ड डाटा के लिए ज़रूरी है कि जब वो आपको वैल्यूज़ देगा, जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यू 1 2 3 4, और यहाँ पे आपके पास एफ। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज अगर आपके पास होंगी तो फिर ही वो डाटा आपके पास ग्रुप्ड डाटा बनेगा, अदरवाइज वो डाटा ग्रुप्ड डाटा नहीं बनेगा। तो इसलिए ये याद रखें, ग्रुप डाटा के लिए ज़रूरी है कि फ्रीक्वेंसीज होना। अगर आपको फ्रीक्वेंसीज नहीं दी गई तो वो ग्रुप्ड डाटा नहीं होगा। अब जो टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं अनग्रुप डाटा के लिए, उसमें हमारे पास डायरेक्ट मेथड है अरिथमेटिक मीन के लिए। पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक मीन। उर्दू में इसे साबी औसत के नाम से भी जाना जाता है। तो अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन में हम देखेंगे अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट वैल्यू के लिए और अरिथमेटिक मीन इनडायरेक्ट वैल्यू के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यानी दो मेथड हैं। अब बिल्कुल वैसे ही मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात आपसे की थी कि एग्जामिनर अगर किसी मेथड का नाम ले कि इस मेथड से करें, फिर हम वहाँ पे मजबूर हैं उस मेथड से करने पे। हम वहाँ पे अपनी मर्जी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी मोड क्या होता है। फिर है मीडियन। मीडियन भी देखिए दो तरह से होता है। मीडियन का मतलब आमतौर पर तो मिड वाली टर्म होती है, इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स और भी होती हैं, लेकिन क्योंकि हम लाहौर बोर्ड का पेपर अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो बेहतर यही है कि हम जो फार्मूले हैं जो हमारी बुक में रिकमेंड किए गए हैं, मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा। अगर ये सवाल एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए तो आपने इसको कैसे करना है, लेकिन सवाल को अटैम्प्ट करने के लिए जो फॉर्मूले हैं वो भी आपको मैं इसके वीडियो में बताऊंगा। फिर नेक्स्ट है जीएम। जीएम ज्योमेट्रिक मीन या अकलदीसी औसत भी कहते हैं इसको, ज्योमेट्रिक मीन या अकलदीसी औसत।
इसके दो मेथड हैं इसके भी, बेसिक फार्मूला है, एल्गोरिदम फार्मूला है। बेसिक फार्मूला जो है बुनियादी फार्मूला वो सिंपल है, एल्गोरिदम वाला भी इतना मुश्किल नहीं है, वो भी डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन, HM, जैसे हम आहंग औसत भी कहते हैं उर्दू के अंदर, हार्मोनिक मीन या हम आहंग औसत। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रेंज का टॉपिक, तो रेंज को उर्दू में सात भी कहते हैं। आगे देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो देखें जी, अरिथमेटिक मीन हम स्टार्ट करने लग जा रहे हैं। अरिथमेटिक मीन के दो मेथड हैं, इसे हिसाबी औसत भी कहते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। तो अगर आप देखें तो इसे दो मेथड से हल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम जो सबसे पहले मेथड डिस्कस करेंगे वो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड हिसाबी औसत या अरिथमेटिक मीन जो आपके पास होता है, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए हम एक्स के ऊपर बार लगाते हैं। ये एमसीक्यूज आ सकता है पेपर में कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अरिथमेटिक मीन। तो एक्स बार का जो साइन है इसके ज़रिए हम अपने अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तो डायरेक्ट मेथड में हमने क्या करना है, समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स यहाँ पे क्या चीज़ है, समीशन एक्स का मतलब है सम ऑफ ऑल द टर्म्स, यानी समीशन एफ का मतलब है आपके पास जितनी टर्म्स हैं, ये जितनी ऑब्जर्वेशन डाटा में आ रही हैं, आपने उन सारी ऑब्जर्वेशन को आज सम कर देना है या उनको आपस में जमा कर देना है। और नीचे जो आपको एन नज़र आ रहा है, एन का मतलब है नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ टर्म्स। तो एन का मतलब यहाँ पे क्या है, जितनी टर्म्स आ रही हैं वो कितनी है, तादाद उनकी कितनी है, तो एन यहाँ पे तादाद के लिए लिखा गया है। अब हम सवाल देखते हैं, मैंने स्क्रीन पे, अच्छा याद रखिएगा ज़रूरी नहीं है सारी एग्जाम्पल बुक से हों। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ये है कि मैं ना आपको जो रकमों की कैद है ना, ये जो स्टेटमेंट्स की कैद है, इनसे भी चाहता हूँ कि आप लोग आज़ाद हो जाएं। यकीन करें मैथ सही मायनों में आपको उस दिन आएगा जिस दिन आपको ये फ़र्क ना पड़े कि कौन सी रकम लिखी हुई है, बस आपको ये हो कि मुझे मेथड का नाम बता दिया गया है तो मैं उसको उससे सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35 और 45 मेरे पास ये कुछ डाटा दिया गया है। मैंने इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, और अरिथमेटिक मीन कैसे निकालना है, अरिथमेटिक मीन मैंने डायरेक्ट मेथड से निकालना है। ये मैं ज़रा ऊपर ले जाता हूँ रूल्स। तो अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से निकालना है। देखिए मैंने कहा था इसका फार्मूला होता है समीशन एक्स। समीशन एक्स का मतलब क्या था, सम ऑफ ऑल द टर्म्स। तो ये मैंने सम ऑफ ऑल द टर्म्स किया, और नीचे जो एन आ रहा है इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 8 है, आप काउंट करके देख लें। आप काउंट करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं, इसलिए मैंने इसको 8 पे डिवाइड कर दिया। अब जब मैंने सम किया है इन सारी टर्म्स का, ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको जमा किया, तो ये 196 के इक्वल आया। और 196 को 8 पे डिवाइड किया तो मेरे पास अरिथमेटिक मीन कितना आ गया, 24.5। अब देख लें इसमें कोई मुश्किल काम है, ये एक छोटा सा और आसान सा टॉपिक है, अरिथमेटिक मीन किसी भी डाटा का कैलकुलेट करना। एमसीक्यूज आ जाए, आप सारी टर्म्स को पकड़ें, जमा करें, उनकी तादाद पे डिवाइड करते हैं, अरिथमेटिक मीन निकल आएगा। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अरिथमेटिक मीन को निकालने के दो मेथड हैं। एक मेथड डायरेक्ट मेथड का है और दूसरा मेथड इनडायरेक्ट मेथड था। तो डायरेक्ट मेथड हमने देखा, अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखें इनडायरेक्ट मेथड अगर आप साथ साथ बात को फॉलो करेंगे आपको समझ आ जाएगी। पहली बात यहाँ पे ये क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को कि इनडायरेक्ट मेथड से करें या डायरेक्ट मेथड से करें, आपका आंसर वही रहता है, आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो कुछ यूँ है, एक सेकेंड ना, ये इनडायरेक्ट मेथड के लिए फार्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन डी ओवर एन प्लस ए। और अब देखें डी, मैंने कहा समीशन डी, तो डी क्या है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे वो भी बताया कि डी एक्स माइनस ए की इक्वल है। अब यहाँ पे सवाल ये भी बनता है कि ए यहाँ पे क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको ओरिजिनल रकम है आपकी, जो आपका एक्स है, देखें जो आपको ऑब्जर्वेशन दी जाती है ना, वो अंडरस्टूड है, अगर वो सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन है तो वो एक्स के इक्वल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन है ये सारी एक्स के ही इक्वल है। तो इसलिए इस ऑब्जर्वेशन को देखें, इस ऑब्जर्वेशन में से अपनी मर्जी से कोई सा भी एक नंबर सेलेक्ट कर लें, कोई सा भी एक नंबर सेलेक्ट कर लें। कोशिश करें कि वो नंबर सबसे छोटा ना हो या नंबर सबसे बड़ा ना हो। जैसे कि इस टर्म में सबसे छोटा नंबर हमें 12 नज़र आ रहा है और सबसे बड़ा नंबर 45 नज़र आ रहा है। तो कोशिश करें इन दोनों नंबर्स को छोड़ के आप दरमियान में से कोई सा भी,
कोई सा भी नंबर ए सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो ए यहाँ पे हमने लेना है ना, यहाँ पे आप कोई सा भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे पास एक्स आ गया। अब ये याद रखें ये ग्रुप्ड डाटा नहीं है, अनग्रुप्ड डाटा है। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे पास एक्स है, मैंने उनको ऊपर वाले कॉलम में, ये कॉलम आपको नज़र आ रहा है, ये वाला कॉलम, ये मैंने इसका एक कॉलम इस तरह से एक कॉलम एक्स का जनरेट कर लिया, ठीक है। और ये जो एक्स की वैल्यूज़ है इसमें लिख ली। अब इसके क्रोस्पोंडेंस डी बनाना था। डी बनाने के लिए मेरे पास फार्मूला क्या था, मैंने एक्स में से ए माइनस करना था। डी कैसे बनेगा, एक्स माइनस ए करके। तो यहाँ पे हमारे पास जब मैंने आप डी बनाना शुरू किया, तो ये डी वाली लाइन है, आपको यहाँ पे हम डी बना रहे हैं। तो इस कॉलम के अंदर देखें ज़रा, इस कॉलम के अंदर हमने डी वाली वैल्यूज़ को बनाना है। तो क्या करना है, एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे एक्स आपका है, और ए आपका यहाँ से, ये जो ऊपर वाली लाइन है, हमने यहाँ से ए पिक करना है। ए हर बार यहीं रहेगा, ए बार बार चेंज नहीं होगा, जबकि एक्स की वैल्यू हम साथ साथ चेंज करते जाएंगे। तो पहले देखें यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई 12 और -20 किया, तो जो आंसर आया उसको मैंने नीचे लिख दिया इसके। इसी तरह जब मैंने दोबारा किया तो x14 है इस केस में, a फिक्स रहना है, तो जो आंसर आएगा उसको मैं नीचे लिख दूंगा। इसी तरह आप ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यू x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे तो नेक्स्ट हमने समीशन डी बनाना है। देखिए फार्मूला था a प्लस समीशन डी ओवर n। तो अगर हमने समीशन डी बनाना है तो हमें समीशन सारे डी के जितने भी आंसर आए हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे मैं एरो लगा रहा हूँ, इस एरो को देखें ज़रा, इस एरो के ऊपर ऊपर जितनी वैल्यूज़ हैं, हम इन सारी वैल्यूज़ को इस एरो, इनके दरमियान में देखेंगे, जितनी वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं इन सब को जमा करना है। जब आप -8 -6 -3 +0 +4 +9 +15 +25 अपने कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा, जो कि समीशन डी का आंसर होगा वो 36 होगा। इस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अब हम फार्मूले की तरफ दोबारा आते हैं। फार्मूला था समीशन डी ओवर एन प्लस ए। तो समीशन डी की वैल्यू क्या आई, समीशन डी की वैल्यू आई 36, एन 8 है और ए की वैल्यू 23 है। तो जब हम 36 को 8 पर डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 4.5, और उसको 20 में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 24.5 हो जाएगा। तो ये था इनडायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन या हिसाबी औसत को कैलकुलेट करना। तो उम्मीद है ये दोनों मेथड अब आपको समझ आ चुके होंगे। तो नेक्स्ट अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट मेथड है जी मोड का। मोड क्या होता है, मोड होता है फ्रीक्वेंट टर्म्स। फ्रीक्वेंट टर्म्स उर्दू में क्या होंगी, ऐसी वैल्यूज़ जो किसी मवाद में या किसी डाटा में या किसी ऑब्जर्वेशन में बार बार रिपीट हो, या सबसे ज़्यादा बार, बार बार वाला तो ठीक है, वो एक से ज़्यादा टर्म्स भी बार बार रिपीट होती रहती हैं, लेकिन वो टर्म्स जो ज़्यादा बार रिपीट हो। तो यहाँ पे एक बात याद रखें कि अगर दो टर्म्स, जैसे कि वन है वो 3 मरतबा किसी ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, और ऑब्जर्वेशन या जो आपको मवाद दिया गया उसमें आ रहा है, और टू भी 3 मरतबा ही आ रहा है, दोनों ही ज़्यादा बार आ रहे हैं, तो फिर दोनों उसका आधा या मोड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी है कि मेरे पास एक डाटा है 1 2 1 3 4 2 6 5, नज़र आ रहा है आप लोगों को ये वाला। तो जो मोड, और याद रखें कुछ जगह ऐसी है मैथ में जिनमें अरेंजमेंट ज़रूरी है। अगर आप अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो 100 में से 90% चांसेस है आपका आंसर गलत आएगा, मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वो कुछ जगह है वो अरेंजमेंट इस चैप्टर के अंदर भी कुछ जगहों पे बड़ी ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को वो अरेंजमेंट बता देता हूँ कि वो अरेंजमेंट आपने कहाँ कहाँ पे करनी है। देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस डाटा को अरेंज करना है। अरेंजमेंट का तो आपको पता है ना, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह से अरेंजमेंट होती हैं। तो मैंने नीचे वाले स्टेप में, अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो मैंने इसको अरेंज कर दिया डाटा को। तो ये डाटा हमारे पास यहाँ पे अरेंजमेंट लगी डाटा की, 1 3 टाइम है, 2 4 टाइम है, 3 3 टाइम है, 4 एक 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, 6 भी 1 टाइम है। यहाँ पे याद रखें जो हमारी ओरिजिनल डाटा में जितनी टर्म्स आ रही हैं ज़रा उसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टर्म्स है। और जो नीचे वाली हमारे पास जब अरेंजमेंट देनी है उसके बाद भी काउंट करना है, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए टर्म्स पूरी आ रही हैं। अब ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया कि बाद औक़ात हम अरेंजमेंट करते वक्त कोई एक आध नंबर छोड़ जाते हैं, तो वो नंबर अगर मिसिंग रह जाएगा तो हो सकता है, क्योंकि मोड में फ्रीक्वेंट टर्म है, हो सकता है वही फ्रीक्वेंट टर्म हो जिसको हम छोड़ जाएं। तो ये मिस्टेक है, ये कॉमन मिस्टेक है। तो इसके लिए अरेंजमेंट बड़ी ज़रूरी है, और अरेंजमेंट करने के बाद काउंटिंग बड़ी ज़रूरी है कि जितने एलिमेंट्स हमारे क्वेश्चन में थे उतने ही एलिमेंट्स हमने अरेंज करने के बाद हमारे पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो बात हुई थी मोड क्या होता है जी? मोड हमारे पास फ्रीक्वेंट टर्म होती है जो मवाद में सबसे ज़्यादा बार आती है। तो देखें जी, वो 2 है। 2 आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, 4 टाइम हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है इसका मोड हो जाएगा। तो बस इतना सही कंसेप्ट था इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन का। अब ये दो बातें हैं, एक तो पहले ट्रिक है, तो मैं पहले आपको ट्रिक समझा देता हूँ, फिर हम देखेंगे कि फॉर्मूले से इसको कैसे टैकल करना है, या जो आपको बोर्ड का पेपर है उसमें हम इसे ट्रिक, ये शॉर्टकट ट्रिक इधर लिखिए। पहले ट्रिक देख लेते हैं इसके लिए। तो किसी डाटा का अगर आपने मोड कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास डाटा देखे, ऑब्जर्वेशन ना जो मुझे मिलेंगी उसकी कुछ नंबर्स ऑफ टर्म्स तो होंगी, तो उसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो कितनी टर्म्स आ रही हैं उस मवाद के अंदर या उस डाटा के अंदर, उसे हम उसका एन कहते हैं। तो इसमें देखें कि हमारे पास ये ज़रा मैं टूल बॉक्स ऊपर लेके जा रहा हूँ। देखिए इस वाले डाटा को देखें, हमारे पास टर्म्स कितनी है, जैसे काउंट करें 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे n आ रहा है 5। देखें इस केस में हमारे पास n क्या है, n इज इक्वल टू 5। n 5 आ रहा है, तो n अगर 5 आ रहा है तो 5 इवन होता है या ओड? 5 हमारे पास एक ओड नंबर होता है। तो अगर आपके पास n एक ओड नंबर आ रहा है तो आपने क्या करना है, तो शॉर्टकट ट्रिक बहुत आसान है मीडियन निकालने की। आपने एक नंबर इस साइड से कट कर देना है, एक नंबर इस साइड से कट कर देना है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रख लें, मैं फिर आपको बता दूं, आपने पहले इस बात को कंफर्म कर लेना है आपका डाटा रेंज हो। जैसे कि 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 60, तरतीब लगी हो। अगर डाटा की तरतीब या अरेंजमेंट नहीं होगी तो आपका मीडियन 110% गलत आएगा। तो यहाँ पे देखें ज़रा, 60 एक नंबर इधर से कट कर देना है, एक नंबर इधर से कट कर देना है। इसके बाद फिर अगेन एक नंबर इधर से कट कर देना है, एक नंबर इधर से कट कर देना है। जो सेंटर में बच जाया करेगा वो आपका मीडियन होगा। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, ये एमसीक्यूज में बहुत ही हेल्पफुल है। एक सेकंड में आपको पता चल जाएगा वहाँ पे आपके डाटा का मीडियन क्या आ रहा है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक थी हमारे पास तब जब हमारे पास मीडियन, सॉरी, जो हमारी अरेंजमेंट है उसके जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो एक ओड नंबर हो। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है ना, ज़रूरी तो नहीं ना हर बार एन ओड आए, एन इवन भी तो हो सकता है। लेकिन याद रखें पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे सिर्फ दो ही हैं, या तो एन इवन हो सकता है या एन ओड हो सकता है। एन का मतलब नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं जो आपके डाटा के अंदर आ रही हैं। तो पहले तो ज़रा इस बात को श्योर करें कि अरेंजमेंट हुई हुई है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60। और अब ये भी देखें नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इन दिस केस आपका n जो है वो हमारे पास 6 है। तो 6 एक इवन नंबर है, तो इसलिए आप देखते हैं कि अगर इवन नंबर आ जाए तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो देखें ज़रा, काम मेथड वही है, एक नंबर इधर से कट कर देना है आपने ऐसे, एक नंबर इधर से कट कर देना है, एक नंबर इधर से कट कर देना है, एक नंबर इधर से कट कर देना है। अब अगर मैं दरमियान में ये दोनों नंबर कट देता हूँ, कट कर देता हूँ, तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। और ऐसी ऐसी सिचुएशन हमारे पास तब आएगी, ऐसी सिचुएशन हम हमारे पास तब अराइज होगी जब हमारे पास n जो है आपका वो एक इवन ऑब्जर्वेशन हो, यानी इनकी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इवन आ रही हो। तो फिर हम क्या करेंगे, जो ये सेंटर वाले दोनों है ना, इनको कट नहीं करेंगे, बल्कि इनका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट का मतलब होता है दरमियान वाली रकम। आपको ये पार्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारा जो मीडियन है, और इसके अलावा मीडियन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक्स के ऊपर इस तरह का साइन है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन साइन कह लें आप इसे। तो ये हमारे पास मीडियन की जो रिप्रेजेंटेशन है। अब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, मेरे पास जवाब आ जाएगा 70। तो 70 को अगर 2 पे डिवाइड करें आंसर क्या आएगा, 35। तो ये आपका मीडियन आ गया। देखिए ये क्विक टिप है मीडियन निकालने के लिए, शॉर्टकट मेथड है, एमसीक्यूज में आपको आ जाए तो आप फ़ौरन से भी पहले बता सकते हैं कि मीडियन कितना है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये काम प्रैक्टिकली नहीं है, क्वेश्चन के अंदर हमें इसको करके दिखाना पड़ेगा, वो मैं ज़रा आपको डिस्कस करवाता हूँ। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ।
कि जो हमें क्वेश्चन आएगा लाहौर बोर्ड के पेपर में, हमने या किसी भी बोर्ड के पेपर में वो क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। तो ये भी आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं है। बस आपने इतना ख्याल रखना है कि जो नंबर ऑब्जर्वेशन है आपके पास वो इवन आ रही हैं कि ओड आ रही हैं। देखिए मेरे पास ये डाटा है, डाटा को चेक करें ज़रा। 1 2 3 4 5, तो एन मेरा इवन है। पहले तो हमने सबसे पहले ये काम चेक करना है। उसके बाद हमने ये भी देखना है कि वो अरेंज है कि नहीं है। अब देखें ये डाटा अरेंज नहीं था, 10 के बाद आना चाहिए था 20 को, जबकि मेरे पास आ रहा है 30। तो इसलिए मुझे पहले अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें ज़रा, मैंने क्या किया, 10 के बाद 20, फिर 30, फिर 40 और लास्ट पे 60 आएगा। अब डाटा मेरा अरेंज हो चुका है। अब ये वाली जो चीज़ है इसे हम भूल जाएंगे। हमारे पास ये हमारी नई ऑब्जर्वेशन है और ये हमारे पास नया डाटा है जो अरेंज फॉर्म में हमारे पास आ चुका है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, एन ओड है। एन अगर ओड होगा तो हमारे पास ये वाला फार्मूला है, एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू टर्म। ये टर्म का एड्रेस बताएगा हमें, हमारा आंसर नहीं आएगा इस फार्मूले से। ये हमें टर्म का नंबर बताएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। पहले तो ज़रा देखें इस केस में हमारे पास n कितना है। तो n हम काउंट करते हैं, n है जी 1 2 3 4 5। n हमारे पास क्या आया, n हमारे पास है इस केस में n इज इक्वल टू 5। तो n इज इक्वल टू 5 है। तो फार्मूले में क्या करना है, यहाँ पे देखिए n करना था, उसमें प्लस 1 करना था, उसे 2 पे डिवाइड करना था। ये कर दिया हमने। तो जब हम करेंगे तो ये टोटल कितना बनेगा, ये टोटल बन जाएगा हमारे पास 6/2। तो 6/2, 2 1 2, 2 3 6, आंसर क्या है 3। मैंने आपको पहले भी बताया है ये 3 आंसर नहीं है। 3 हमारे पास टर्म का एड्रेस है। थर्ड टर्म आ गई। अब इस वाले पार्ट को देखें, ये लिखा आ गया थर्ड टर्म्स। तो थर्ड टर्म का मतलब क्या है, थर्ड इस हिस्से पे जो हमने अरेंज करके डाटा लिखा है, थर्ड टर्म का मतलब है इसके अंदर से तीसरी टर्म। इसके अंदर से तीसरी टर्म कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये आपको नज़र आया, हमारा ये जो ये वाला पार्ट है यानी ये 30 जो है ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसलिए हमारा 30 आंसर हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल केस है जब आपके पास n एक ओड नंबर हो। अब हम देख लेते हैं कि n अगर हमारे पास एक इवन नंबर आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, मुश्किल वो भी नहीं है, आसान सही है। तो टूल बॉक्स ज़रा मैं अपने एडजस्ट कर लूँ। अच्छा, n अगर इवन है, यानी n इवन का मतलब क्या है, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन या टर्म्स आ रही हैं डाटा के अंदर वो 2 4 6 8 10 कोई इवन नंबर्स में आ रही हैं। जैसे कि आप देखें, ये ज़रा देखें, 1 2 3 4 5 6 n, जो टोटल टर्म्स की तादाद है वो कितनी है, वो 6 है। n हमारे पास एक इवन नंबर आ रहा है, और अगर इवन नंबर आ रहा है तो फिर हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा। हमारा फार्मूला हो जाएगा 1/2, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, n/2 टर्म और n+2 टर्म। यहाँ पे टर्म का वर्ड लिखना था जो कि नहीं लिखा हुआ, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे भी टर्म आपने लिखना है, n/2 टर्म और n+2/2 टर्म। तो ये भी टर्म का एड्रेस बताएगा, इसके अलावा ये आंसर नहीं होगा हमारे पास। नेक्स्ट देखें, हमारे पास n6 आ रहा है। पहले अरेंजमेंट देख लें, अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो देखिए 10 के बाद 20 30 40 50 60, मेरी अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक है, तो मुझे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, अब हमने क्या करना है, हमने अपना n यहाँ पे पुट करना है। n कितना आ रहा था 6, मैंने लगा दिया। फार्मूले के अकॉर्डिंग 6 को किस पे डिवाइड करना चाहिए, हमें 2 पे डिवाइड करना चाहिए। फिर हमने 6 में क्या ऐड करना था 2, और फिर किस पे डिवाइड करना था 6/2। तो यहाँ से देखें 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आएगा, और 6+2 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमारे पास 4 आंसर आएगा। देखिए ये फोर्थ टर्म आ गई और थर्ड टर्म आ गई, ये दो टर्म्स हमारे पास डाटा में आ गई। तो अब हम देखते हैं फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का मतलब क्या है। फोर्थ टर्म हमारे पास इस डाटा में 1 2 3, ये थर्ड टर्म आ गई, ये वाली जो है जी, ये थर्ड टर्म है 30, और ये उसके साथ ही फोर्थ टर्म है। यानी हमारे पास 30 और 40 ये दो आंसर हैं जो थर्ड और फोर्थ टर्म बन रहे हैं। अब इस जगह पे देखें, हमने यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को प्लेस कर दिया, 30 और 40। मैंने आपको पहले भी बताया 3 और 4 आंसर नहीं होगा। कुछ बच्चे उन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करते थे, वो टर्म का एड्रेस बता रहे होते हैं वो नंबर। तो इसको देखें ज़रा, इन दोनों को जमा करें, 30 और +40 करें, और जो आंसर आएगा यानी यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 70, इसको 2 पे अगर हम डिवाइड कर दें
तो जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो हमारे पास मीडियन होगा। और मीडियन कब होगा? जब हमारे पास एन एक इवन नंबर होगा। तो आप देख लें यहाँ पे ये लेक्चर कितना को मुश्किल है या कितना मुश्किल काम है ये, जो आप लोगों को मुश्किल लगता है। तो अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो ये कन्फर्म सवालात हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड के पेपर में आने ही आने हैं। अभी तक हम अपने इस लेक्चर में 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और बाकी हमारे पास अभी 3 टॉपिक रहते हैं।